हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था एसएसटी में हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट चैप्टर जो हमारा चल रहा था मिडिवल पीरियड इन इंडिया, उसको आज हम इस वीडियो के थ्रू कंटिन्यू करेंगे। ओके, हम जो हमारा लास्ट टॉपिक था हमारा क्या था, सोर्सेज ऑफ मिडिवल पीरियड। तो उसमें हमने क्या क्या डिस्कस करा, उसमें हमने डिस्कस किया कि इंस्क्रिप्शंस हमारे पास एविडेंस कहाँ से आए, स्रोत क्या आते हैं हमारे मेडिवल पीरियड के अंदर। तो वो कौन कौन से हमारे सोर्सेज थे, इंस्क्रिप्शंस था, कॉइन था, स्कल्पचर्स थे, पेंटिंग्स थी और हमारे लिटरेरी एविडेंस थे। इनके थ्रू हमें मालूम चला कि हिस्ट्री क्या है, मेडिवल हिस्ट्री क्या है। तो आगे फर्स्ट हमने पॉइंट कंप्लीट किया था जो हमारे इंस्क्रिप्शंस थे, जिनको हम शिलालेख भी बोलते हैं। तो उसके अंदर हमने जो स्टडी की वो प्रशस्ति की कि प्रशस्ति क्या होती है। एक पोएम की तरह हमने उसको देखा कि एक पोएम होती है जो कोर्ट में पोइट्स होते थे जो अपॉइंट किया जाते थे किंग के थ्रू, वो उसको लिखते थे, प्रशस्ति को लिखते थे। उनके जो एंकेस्टर होते थे, जो पूर्वज होते थे, उन्होंने क्या क्या चीज़ें अच्छी की हैं उनके बारे में वो पोएम के थ्रू लिखते थे। तो प्रशस्ति ये होती हैं। अब हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है हमारा कॉइन्स और नुमिस्मेटिक एविडेंस। कॉइन्स कैसी होती थी, आप पिक्चर में आप देख सकते हैं इस तरह की कॉइन्स होती थी, कॉइन्स ऑफ शाहजहाँ या कॉइन्स ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो ये वाली कॉइन्स होती थी उस टाइम पर। और कॉइन्स गिव्स अस द नेम्स ऑफ किंग, कॉइन्स के ऊपर नेम भी मेंशन होता था, उससे हमें पता चलता था किस किंग ने ये मेड कराई हैं या किस क्वीन ने ये इशू कराई हैं कॉइन्स। इससे हमें हेल्प, हिस्टोरियन को हेल्प मेरी वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर डेट भी होती थी, किंग जो बनवाते थे उस दौरान जो रूल करते थे उनके थ्रू जो ये कॉइन्स बनती थी। और कॉइन्स एक पर्टिकुलर किंगडम से पता चलती थी कि हर किंगडम की एक अलग कॉइन होती थी, ठीक है ना। तो उससे मालूम चलता था कि किस किंगडम में बनी है, उसमें इंडिकेट होता था किंग का नाम, उसका ट्रेड रिलेशन किस तरीके का था उस प्लेस से। कॉइन्स के अंदर डेट भी वेरीफाई होती थी कि पॉलिटिकल इवेंट्स जो होते थे उस पर कॉइन्स अलग बनती थी, तो उसमें सारी चीज़ें मेंशन होती थी, ठीक है। और दे आल्सो इंडिकेट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द किंगडम, इकोनॉमिक कंडीशन का भी पता लगता था। अगर मान लीजिए वो कॉइन गोल्ड की है तो उससे पता चलता था कि किंगडम जो है बहुत ही प्रोस्पेरिटी से भरी हुई है, समृद्धि है, बहुत समृद्ध है वो, मतलब बहुत ही अच्छी है वो, उसकी जो किंगडम है बहुत ही अच्छी कंडीशन में है वो, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सोर्स लाइक आर्म्स एंड वेपन्स आल्सो गिव अस इंफॉर्मेशन ऑफ द रूलर ऑफ द पास्ट। जो आर्कियोलॉजिस्ट को जो सोर्स मिली, जैसे कि सेना मिली और हथियार जो मिले उनको, उससे इन्फॉर्मेशन हुई कि रूलर्स जो थे पास्ट में वो किस तरीके से वो आर्म्स और वेपन्स को रेडी करते थे। ओके, अब आता है हमारे नेक्स्ट पॉइंट, जो थर्ड पॉइंट है स्कल्पचर्स एंड बिल्डिंग और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। जो मूर्तियाँ होती थी और जो बिल्डिंग बनाई जाती थी वो किस तरीके से, मतलब पता चलता था कि मेडिवल पीरियड में किसने बनवाई हैं, किसके थ्रू ये बनी है। ओके, मॉन्यूमेंट्स एंड एशियंट बिल्डिंग। मॉन्यूमेंट्स स्मारक को बोलते हैं हम। पुराने ज़माने में जो बिल्डिंग बनती थी वो किस तरीके से बनती थी, उनमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती थी। मॉन्यूमेंट एंड एशियंट बिल्डिंग इंक्लूडिंग टेम्पल टेल अस अबाउट द रिलीजन एंड आर्किटेक्चर ऑफ मेडिवल इंडिया। जो भी हमें स्मारक मिले हैं, जो हमें पुरानी बिल्डिंग्स मिली हैं, उसमें इंक्लूड हैं टेम्पल्स, जो कि हमें बताते हैं कि हमारे रिलीजन जो था, आर्किटेक्चर जो था हमारा मेडिवल इंडिया में किस तरीके का था। उससे दे आल्सो टेल अस अबाउट द रिलीजियस प्रैक्टिसेस, मतलब कि उससे हमें पता चलता है कि जो हमारा रिलीजियस है वो किस तरीके का है, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी उस दौरान, वो सारे हमें किससे पता चलता था, मॉन्यूमेंट और एशियन बिल्डिंग से मालूम चलता था, जिस तरीके से वो बनवाई जाती थी उस दौरान। जैसे कि टेम्पल है, कहाँ पर है, सच एज कंद्रिया। कंद्रिया में एक टेम्पल है महादेव का जो कि खजुराहो में है वो लोकेटेड, और एक सन टेम्पल है जो कि कोणार्क में है। तो आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर सन टेम्पल एट कोणार्क, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि कितनी अच्छी शिल्पकारी की गई है इसके अंदर, कितनी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं, मेडअप की गई हैं। तो पता चलता था कि उस दौरान की कितने अच्छे कलाकार थे उस दौरान पे। मॉन्यूमेंट एंड फोर्ट लाइक मॉन्यूमेंट्स बनाए जाते थे, मॉन्यूमेंट्स स्मारक को कहते हैं हम।
टेम्पल्स भी बनाए जाते थे और मॉन्यूमेंट्स भी बनाए जाते थे और फोर्ट्स भी बनाए जाते थे। फोर्ट्स कहते हैं हम किलों को, जैसे कि रेड फोर्ट सभी ने सुना होगा, अजमेर फोर्ट भी देखा होगा, ग्वालियर फोर्ट है, आगरा फोर्ट है, चित्तौड़ फोर्ट है, एक तुगलकाबाद फोर्ट है। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे कि ताजमहल देख सकते हैं आप, रेड फोर्ट देख सकते हैं, कितना फेमस है ये, ठीक है ना। तो ये सारे मॉन्यूमेंट्स भी हमें और फोर्ट्स भी हमें बताते हैं कि पहले जो आर्किटेक्चर्स थे मिडिवल इंडिया के अंदर किस तरीके से बनाए जाते थे, कितने सुंदर तरीके से बनाए जाते थे। ओके, अब आते हैं पैलेसेस सच एज जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर पैलेसेस एक्सेट्रा। जो पैलेसेस होते थे, जो महल होते थे, वो बहुत ही सुंदर तरीके से बनाए जाते थे। वो भी तो एक बिल्डिंग का ही है ना, जो पैलेसेस होते थे वो भी तो एक बिल्डिंग है ना, महल वगैरह, जैसे कि जयपुर में है, जैसलमेर में है, जोधपुर में है, पैलेस वगैरह जो हैं कितने सुंदर हैं वो। मॉस्क्यूज़, मस्जिदें वगैरह बनाई गई, जैसे मोटी मस्जिद है, जामा मस्जिद है, कितनी फ़ेमस है, कितनी पुरानी है, एशियन टाइम की बनी हुई है ना, कितनी फ़ेमस है ये। तो इनसे भी हमें मालूम चला कि हमारे मेडिवल इंडिया के अंदर किस तरीके से आर्किटेक्चर कितना सुंदर तरीके से बनाया गया है। अब हमारा फोर्थ पॉइंट जो आता है वो है पेंटिंग और आर्किटिस्ट एविडेंस। पेंटिंग के थ्रू भी हमें पता चला है। पेंटिंग टेल अस अबाउट द फूड, हैबिटेट, ड्रेसेस, ज्वेलरी, कॉस्ट्यूम्स, customs, festivals and celebration of important event of the period। पेंटिंग से हमें पता चलता है, पेंटिंग हमें बताती हैं कि फूड हैबिटेट मतलब किस तरीके का फूड वो लोग खाते थे, ड्रेसेस और ज्वेलरी किस तरीके की पहनते थे, कस्टम कैसा था उनका, फेस्टिवल कैसे सेलिब्रेट करते थे वो। तो सारी चीज़ें ये जो इम्पोर्टेंट एविडेंट के रूप में उस पीरियड के दौरान हमें इस पीरियड के दौरान किस तरीके से होती थी पेंटिंग वगैरह, पेंटिंग के थ्रू हमें ये मालूम चलता था। दे गिव अस वेरी क्लियर पिक्चर ऑफ द सोसाइटी ऑफ देयर टाइम। उससे क्या हो जाती है, एक पिक्चर क्लियर, जब पिक्चर में हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उस दौरान क्या क्या चीज़ें सोसाइटी में थी, ठीक है ना, उस टाइम पर। मैनी मैन्यूस्क्रिप्ट हैड ब्यूटीफुल पेंटिंग इन वाटर कलरिंग टू एलिवेट द टेक्स्ट। तो वहाँ उस दौरान पे जो पांडुलिपियाँ जो बनाई जाती थी, बहुत सारी हमें ब्यूटीफुल पांडुलिपि पेंटिंग्स हमें मिली हैं जो कि इसमें वाटर कलर हुए हैं, उसमें व्याख्या की गई है बहुत सारी चीज़ों की। सिंस दीज पेंटिंग आर वेरी स्मॉल इन साइज दे आर कॉल्ड मिनिएचर पेंटिंग। लेकिन देखा जाए तो वो पेंटिंग बहुत ही स्मॉल थी, ठीक है ना, साइज़ में काफ़ी स्मॉल थी, इसलिए उनको क्या बोला, उनको नाम दिया गया क्योंकि वो साइज़ में काफ़ी छोटी थी और उनमें काफ़ी एलिवेट किया गया था, चीज़ों को व्याख्या की गई थी, तो उन्हें मिनिएचर पेंटिंग के नाम से जाना जाता। मिनिएचर पेंटिंग क्या होती थी, उसमें क्या क्या चीज़ें होती थी। मिनिएचर पेंटिंग को बोलते हैं हम लघु चित्रकला, ठीक है। इसका मीनिंग लघु चित्रकला होता है ये लाल रंग की शीशे पर बनाई जाती थी, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती थी, इसमें जो ताड़ के पत्ते होते हैं, पालम लीव्स में बनाई जाती थी, पेपर पे भी बनाई जाती थी, क्लोथ पर, वुड पर, किसी पे भी बना दिया करते थे आर्टिस्ट वगैरह। और उसमें एक पोर्ट्रेट भी बनाते थे वो लोग, जो एम्परर होते थे, राजपूत किंग्स होते थे, उनकी एक पोर्ट्रेट बनाते थे। और एम्परर और जो राजपूत लोग थे ना, स्पेशली अपॉइंट करते थे मिनिएचर पेंटिंग बनाने के लिए आर्टिस्ट को। और उनकी जो लाइफ किस तरीके की होती थी, जो वेरी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होती थी किंग के थ्रू वो दी जाती थी, उसके फिर वो पोर्ट्रेट बनाता था, उसकी मिनिएचर पेंटिंग बनाता था। तो ये सारी चीज़ें किंग के थ्रू ही बनती थी वैसे तो, ठीक है ना। और क्या चीज़ें शो होती थी, उनकी जो लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती थी हमें कि किस तरीके की ड्रेसअप होती थी उनकी, किंग जो एम्परर थे उनकी कॉस्ट्यूम कैसी होती थी, वो ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स कैसे पहनते थे, उनके बर्तन वगैरह कैसे होते थे। तो सारी चीज़ें हमें किस में पता चलती थी, मिनिएचर पेंटिंग के थ्रू हमें पता चलती थी। ओके, अब हमारा फिफ्थ पॉइंट है हिस्टोरिकल राइटिंग और लिटरेरी एविडेंस भी हम बोलते हैं, जो हमें लिखित में मिली है राइटिंग, ठीक है ना। वो कौन कौन से जो हमें रिटिन में प्रूफ मिले हैं उनके बारे में। देयर इज़ ए रिच कलेक्शन ऑफ लिटरेरी सोर्स, बहुत सारा कलेक्शन है लिटरेरी सोर्स का, जैसे कि मिडिवल पीरियड में जो हमें मिले, जैसे कि प्ले हैं, नाटक हैं, नोवेल्स हैं, एपिक्स हैं, महाकाव्य, बायोग्राफिक्स हैं, स्क्रॉल्स मिले हैं, ठीक है ना, म्यूज़ियम्स हैं, लाइब्रेरीज़ हैं। तो इनमें इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज़, इंडिया के अंदर भी मिली और अदर कंट्रीज़ में मिली हैं। तो इनसे हमें एविडेंस मिला है सारी चीज़ों का।
लिटरेरी सोर्स ऑफ द पीरियड आर टू टाइप्स। जो लिखित में जो हमें प्रूफ मिले हैं ना, उसके टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक तो किया गया है इंडिजिनस सोर्स जिसे हम कहते हैं स्वदेशी स्रोत कहते हैं हमें, और सेकंड वाला जो है वो है हमारा इम्पोर्टेंट बायोग्राफीज़। ठीक है, तो इसमें क्या था, इंडिजीनियस जो सोर्स है, जेनस जो सोर्स है, स्वदेशी स्रोत, इसमें क्या है, इसमें इंक्लूड है मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है ना, और ये किस में लिखी जाती थी, जो पांडुलिपियाँ थी वो कहाँ पर लिखी जाती थी, वो ताड़ के पेड़ पत्तों पर लिखी, क्योंकि जो पाल्म लीव्स होती हैं काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं, उन पर लिखी जाती थी, बैम्बू लीव्स पर लिखी जाती थी। ठीक है, क्लोथ्स पर, पेपर पर, किसी पे भी लिख दिया करती थी जो मैन्यूस्क्रिप्ट होती थी। वेरियस मैन्यूस्क्रिप्ट ऑन रिलीजियस फिलोसफी साइंस एंड आर्ट रिटन इन वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस। और ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट है ये रिलीजन में भी बनाई जाती थी, दर्शन शास्त्र में भी देखी गई हैं, फ़िलासफ़ी में देखी गई हैं, साइंस में भी, और आर्ट रिटन में भी बहुत सारी लैंग्वेज में लिखी गई हैं ये। ठीक है, जिससे हमें मिडीवल पीरियड, मिडीवल इंडिया के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है। हाउएवर मैनी ऑफ दीज प्रीशियस सोर्सेज हैव बीन डिस्ट्रॉयड। लेकिन साथ में ये भी देखा गया है कि ये प्रीशियस जो हमारे पास सोर्सेज थी ना, ये डिस्ट्रॉय भी हो गई हैं। किसके कारण, इंसेक्ट्स के कारण, या रेन के कारण, या उसमें फंगस लग गई है। ठीक है ना, अब आते हैं हम इम्पोर्टेंट बायोग्राफीज़। इम्पोर्टेंट बायोग्राफीज़ में क्या आती हैं, इम्पोर्टेंट बायोग्राफीज़ में मतलब कि बायोग्राफीज़ बोलते हैं हम, जैसे कि हमें डिटेल्स डिस्क्रिप्शंस होता है किसी भी पर्सन की लाइफ का। ठीक है ना, बायोग्राफीज़ उनको बोलते हैं, जीवन चरित्र जिसको बोलते हैं। उससे क्या होता है कि टेल अस मैनी इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट रूलर्स, बहुत सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में, रूलर्स की लाइफ के बारे में पता चलता था उसके थ्रू। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एम्परर बाबर 16th सेंचुरी AD, जिसको नाम दिया गया बाबरनामा। ठीक है, वो 16th सेंचुरी में एक बायोग्राफी बनाई गई, ऑटोबायोग्राफी बनाई गई एम्परर बाबर की लाइफ के ऊपर, जिसको नाम दिया गया बाबरनामा, जो कि लिखी थी तुर्किश ने। ठीक है ना, अब तुज़क ए जहांगीरी बायोग्राफी बनाई गई, ऑफ जहांगीर के ऊपर बनाई गई। अकबरनामा बायोग्राफी ऑफ अकबर एम्परर के ऊपर बनाई गई 17th सेंचुरी में। तो इसमें डिटेल्स हुई, इसमें बहुत विविध पिक्चर भी थी, लाइफ ड्यूरिंग द मुगल रूल के दौरान क्या क्या किया उन्होंने, अफेयर ऑफ रॉयल हाउस होल्ड, किस तरीके से उनकी लाइफ चलती थी। ऑब्जर्वेशन ऑफ दीज रूलर, देखिए आप, ऑब्ज़र्व किया गया इनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा रूलर्स की, तब ये जो बायोग्राफीज़ थी ये बनाई गई हैं। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी को क्या बोलते हैं, द लाइफ स्टोरी ऑफ ए पीपल रिटन बाय द पर्सन हिमसेल्फ। ऐसी स्टोरी जो जिस बंदे के लिए बनाई जाती है, वो स्टोरी के थ्रू अपनी लाइफ की जितनी भी घटनाएं हैं उनको टेल करता है, बताता है। ठीक है, तो उसके थ्रू स्टोरी जब बन जाती है उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं, एलिस्ट्रेशन दिया हुआ है अकबरनामे का, किस तरीके से वो दरबार में बैठते थे, कोर्ट में बैठते थे, और किस तरीके से वो सारी चीज़ें करते थे, उनका जो वर्क चलता था। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, जिसे कहते हैं क्रॉनिकल्स। क्रॉनिकल मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैंने हिस्ट्री स्टार्ट की थी, तो क्रॉनिकल होता है एक सीक्वेंस में लाने के लिए, कोई भी चीज़ हम अगर कर रहे हैं 1 2 3 4 इस तरीके सीक्वेंस में लाने के लिए। हिस्टोरियन एंड पोइट्स इन द कोर्ट ऑफ द ruler wrote the history of the ruler on ruling dynasty of their kingdom, recorded tests in which events are described in the order in which they occurred in is called chronicle। देखिए, पास्ट में जो बातें हुई हैं ना, जो भी इवेंट्स हुए हैं उनको अकॉर्डिंगली, इनको ऑर्डरली लिखना, ठीक है ना, ऑर्डरली देखना, उसको क्रॉनिकल बोलते हैं। ठीक है ना, वो चाहे किसी भी डायनेस्टी से रिलेट करते हो, किसी भी रूलर की लाइफ से रिलेट करती हो, तो उसको एक ऑर्डर में लगाना, सीक्वेंस में लगाना। सम टाइम किंग्स अपॉइंट स्कॉलर टू राइट ऑफिशियल क्रॉनिकल्स फॉर देम। कई बार क्या होते थे, जो रूलर्स थे वो स्कॉलर्स को रखते थे, जैसे पंडित या विद्वान लोग होते थे, उनको रखते थे, अपॉइंट करते थे क्रॉनिकल लिखने के लिए, क्रमबद्ध तरीके से लिखने के लिए। क्रॉनल टॉड्स इन द हिज फेमस बुक, क्रॉनल टॉड जो है वो उनकी फेमस बुक है, एनल एंड एंटीक्विट्स ऑफ द राजस्थान
ये भी बुक्स के नाम हैं जो कि रिटन किए गए थे, जो कि लिखे गए थे 1829 एडी में, और पब्लिश किए गए थे क्रॉनिकल वे में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से, ठीक है, प्रिजर्व किए गए थे, वो संजो के रखा गया था उनको। अब आते हैं बायोग्राफिक्स, यानी किसी के बारे में, जीवन के बारे में लिखना। अब बायोग्राफीज डिस्क्राइब द लाइफ्स एंड अचीवमेंट ऑफ किंग। बायोग्राफीज जो बनाई जाती थी वो किसी भी किंग्स की जो लाइफ होती थी उसके बारे में, जो उन्होंने अचीवमेंट किए गए हुए होते थे उनके बारे में। तो इनको लिखने के लिए भी अपॉइंट किए जाते थे लोग, जैसे कि राजा तंगग्रिनी हैं, उन्होंने लिखा, उन्होंने कल्हाना लिखा 12th सेंचुरी में, और किसके बारे में लिखा, किंग्स ऑफ कश्मीर के बारे में लिखा। विक्रमानंद देव हैं, चरित्र लिखी गई, ठीक है। बिल्हाना रिटन की गई वो 11th सेंचुरी में, वो किसके बारे में बात की गई, उसमें अचीवमेंट ऑफ किंग के बारे में बात की गई। पृथ्वीराज राजो है, ठीक है, किसने लिखा, ये चंद बरदाई ने लिखा इसको, और 12th सेंचुरी में लिखा। लाइफ ऑफ राजपूत, रूलर पृथ्वीराज चौहान, इनके बारे में लिखा कि कैसी लाइफ होती है राजपूतों की, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में जिक्र किया गया। अल बरूनी इन्होंने भी लिखी, इनके बारे में भी लिखी, किसने लिखी बुक, तरकी एल हिंद ने, है ना। तो 11th सेंचुरी में लिखी इन्होंने। रिलीजियस, सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया के बारे में उन्होंने लिखा, ठीक है। तो ये सारा आपको लर्न करना है, जो भी इसमें पैराग्राफ, जो भी ये आपको टेबल दी गया है, ये सारा आपको अच्छे से लर्न कर लेंगे, किसने किसके नाम पर लिखी है, किसने लिखी है, कब डेट कब हुई है, और किसके बारे में लिखी गई है। सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, मेंशन की गई हैं, इनके बारे में आप ध्यान से देखेंगे और इनको लर्न करेंगे, ओके। अब आते हैं फोक टेल्स। फोक टेल्स किसे कहते हैं हम, फोक टेल्स कहते हैं मौखिक रूप में एक पीढ़ी से दूसरी को प्राप्त अति प्राचीन पारंपरिक कथाएं या लोक कथाएं बोले हैं, उसको फेरी टेल हम फोक टेल बोलते हैं, ठीक है ना। स्टोरी हैंड टू हैंड, जैसे कि जनरेशन टू जनरेशन, क्योंकि पहले रिटर्न में तो होता नहीं थी सारी चीज़ें, तो क्या आते कि याद कर के कि हमने ऐसा किया है तो आप भी ऐसे करना। तो पुराने लोग जो थे क्या थे, उनके पास लिखने की चीज़ तो थी नहीं कुछ भी, तो वो एक स्टोरी टाइप में जो उनके बच्चे थे, जो उनकी पीढ़ी थी, उनको बताया करते थे सारी चीज़ें, कि आप भी ये लर्न कर लो, हमारा रिलीजन ये है, हमें ऐसे ऐसे करना है, अपनी लाइफ को आगे इस तरीके से बनाना है, और हमने ये किया है, आप भी ऐसे करना। तो वो क्या करते थे, उनके पास रिटन वर्क तो होता नहीं था, तो वो उनको कथाओं के तौर पर, स्टोरी के तौर पर, फोक टेल्स के तौर पर उनको बताते थे, मौखिक तौर पर बताते थे उनको सारी चीज़ें, ओके। इम्पोर्टेंट फोक टेल्स कलेक्शन ऑफ द पीरियड आर, कुछ कलेक्शन मिला था, कुछ लिखा भी गया था। जब जनरेशन आगे हुई तो वो लिखने लगी, तो उन्होंने काफ़ी सारी कथाएं लिखी थी, जैसे कि कथा सरिता सागर है, ठीक है ना, सरित सागर है, जो कि रिटन की थी कश्मीरी ने, एक कश्मीरी स्कॉलर थे, विद्वान थे, उन्होंने लिखी थी, सोमदेवा नाम था उनका। इज़ ए कलेक्शन ऑफ फोक टेल्स इन द संस्कृत, जो संस्कृत में लिखी गई थी, ठीक है ना। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सेकंड वाली भी इसी तरीके जैन ऑथर ने लिखी थी, हरिसेना ने 10th सेंचुरी में, ठीक है। अब आते हैं फॉरेन सोर्सेज। अब ये सोर्सेज जो आए फॉरेन, बाहर से जो लोग आए हमारे इंडिया के अंदर मेडिवल पीरियड के दौरान, बहुत सारे फॉरेनर्स आए थे हमारे इंडिया में, ट्रैवलर्स आए थे, तीर्थयात्री आए थे, स्टूडेंट्स भी आए थे, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या क्या बातें बताई, किसके थ्रू हमें मालूम चला। द अकाउंट ऑफ दीज फॉरेन traveler give us an objective picture of the place and the ruler they visit in India। हमें कैसे पता चला, जो फॉरेन ट्रैवलर्स थे उन्होंने ऑब्जेक्टिव पिक्चर्स बनाई, जहाँ पर भी वो गए थे, जिस प्लेस पर भी गए थे, रूलर्स के पास गए थे, इंडिया में विज़िट किया उन्होंने, और उनकी पिक्चर्स बनाई और उनके बारे में कुछ लिखा भी उन्होंने। जैसे अल मसूदी हैं, वो उन्होंने वो इंडिया के अंदर आए थे, वैसे वो अरब ट्रैवलर थे, अरब देश से आए थे वो हमारे इंडिया के अंदर, और कब आए थे, 957 AD में आए थे वो। उन्होंने डिटेल में अकाउंट में उन्होंने इंडिया मिडिवल पीरियड जो था उस दौरान में, इंडिया ऑफ दिस दैट पीरियड, उस दौरान में उन्होंने काफ़ी सारी डिटेल्स दी थी इंडिया के बारे में। जैसे अल बरूनी हैं, वो आए कब तक रहे थे, 1024 से लेकर 1030 तक रहे थे वो फ़ारसी के ट्रैवलर्स थे और उन्होंने इंडिया में विज़िट किया। मोहम्मद ऑफ गज़नी रोट ए बुक फॉर, उन्होंने मोहम्मद ऑफ गज़नी के बारे में रोट की एक बुक, जिसे तहकीक
ए हिंद बोला गया था, ए हिंद बोला गया। हिज बुक इज़ ए साइंटिफिक ट्रीटर्स, ग्रंथ के तौर पर वो देखी गई। उसमें कल्चर और इकोनॉमिक कंडीशन किस तरीके की थी, जो अलबरूनी थे उन्होंने सारी चीज़ें उनके बारे में, मोहम्मद और गज़नी के बारे में लिखी थी, ठीक है, मेडिवल इंडिया में। इब्न बतूता भी एक ट्रैवलर थे जो कि कहाँ से आए थे, मोरक्का से आए थे, मोरक्का के ट्रैवलर थे। वो कब से लेकर कब तक रहे, वो 1333 से लेकर 1347 तक इंडिया के अंदर रहे, ठीक है। और उन्होंने उन्होंने रिटर्न वर्क किया बहुत डिटेल में, सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में, इंडिया की किस तरह की कंडीशन है, रीज़न कौन कौन से हैं, एरियाज़ कौन कौन से हैं, उनके बारे में लिखा। जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में उन्होंने एक बुक लिखी, रहला, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ उन्होंने मेंशन की। अब आते हैं अमॉन्ग द यूरोपियन ट्रैवलर, कुछ यूरोपियन ट्रैवलर्स भी आए थे, ठीक है ना। ये सोर्सेज हम पढ़ रहे हैं फॉरेन लोगों ने भी हमें काफ़ी सोर्सेज दिए हैं। अमॉन्ग द यूरोपियन ट्रैवलर वर, जैसे कि डोमिंगोज पियाज आए थे, जो कि पुर्तगीज़ थे, ट्रैवलर थे। उन्होंने विज़िट किया कोर्ट में, किसके कोर्ट में, कृष्ण देवा राय के कोर्ट में, जो कि विजयनगर में था वो उनका कोर्ट, ठीक है। विलियम हॉकिंस आए थे, 1608 से लेकर 08 से लेकर 1611 तक वो रहे। एंड थॉमस रॉय आए थे, 1615 से लेकर 1619 तक वो रहे। एम्बेसडर बनकर आए थे वो ऑफ द किंग जेम्स वन एट द कोर्ट, किंग जेम्स वन के वो एम्बेसडर थे और कोर्ट में आए थे वो मुग़ल एम्पर के, जो कि जहांगीर में था, ओके। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी कि कहाँ कहाँ से हमें क्या क्या चीज़ें, सोर्सेज थे हमारे, किस तरीके से हमें मालूम चला क्या क्या चीज़ें कहाँ से आई। सारे हमें जो सोर्सेज थे उनके बारे में हमने जाना, फॉरेनर्स आए उनके बारे में हमने जाना। आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू सो मच।